हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो है ये फार्मा एग्ज़ाम्स होते हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर जितने भी फार्मा एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो हमने जो है ये डीसीओ का पेपर है जो एचपीएससी का हमने ये स्टार्ट किया हुआ था। मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। तो मैंने इसके 18 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन यूरिन इज मोस्ट लाइकली अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट होता है, सभी को आता भी होगा। तो इसके ऑप्शंस है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होता है ना, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, HCG हार्मोन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल अनेस्थेटिक। तो लोकल अनेस्थेटिक का इन्होंने क्या पूछा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटाशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर, इंक्रीज्ड सीरम लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगी, मतलब कि क्या है? इंक्रीज सीरम लेवल, किसके बढ़ने से इंक्रीज करना है, किसका लेवल इंक्रीज करे कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमें जो गुड कोलेस्ट्रोल है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसको इंक्रीज करेंगे तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगी। तो इसमें से गुड कोलेस्ट्रोल कौन सा? HDL है। ठीक है, HDL जो होता है वो क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रोल होता है। ठीक है, तो जो गुड कोलेस्ट्रोल है HDL, इसका लेवल बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसका रिस्क डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो, कितना मतलब ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका? गुड कोलेस्ट्रोल है HDL, तो HDL का लेवल बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस का डिक्रीज रिस्क जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो LDL है ये क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रोल होता है। क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रोल होता है। तो इसको हमें कम करना होता है। अब बैड कोलेस्ट्रोल कम होगा तो क्या होगा? अगर बैड कोलेस्ट्रोल का होता मतलब इसमें ऐसे होता, किसका कम करें कि जो रिस्क है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो किसको? बैड कोलेस्ट्रोल, जो LDL है उसको कम करना होता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ये आता है, इसको अच्छे से ध्यान करना है कि HDL के लेवल को तो हमें क्या करना है? HDL के लेवल को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसको अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार आता है और कभी तो ऐसे आता है HDL के उससे पूछते हैं, कभी LDL के उससे पूछते हैं। तो हमें तो अपना क्वेश्चन समझना है, फिर कुछ भी पूछे तो हमें क्या करना होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ना HDL, इसके लेवल को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रोल होता है। और जो LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसके लेवल को कम करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रोल होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? HDL, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
तो इसमें जो टिक कर रखे हैं ना, आप उनकी तरफ ध्यान मत देना, जो आंसर मैं बोलती हूँ ना उनकी तरफ ध्यान दिया करो, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कई क्वेश्चन गलत भी टिक कर रखे हैं, ठीक है। तो इसका होगा HDL होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्रग दैट कैन प्रेसिपिटेट ब्रोंकियल अस्थमा आर। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, क्या कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, ब्रोंकियल अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर देती है। तो इंडोमिथासिन, कोडीन फॉस्फेट, थियोफाइलिन, रेबिप्राजोल। तो अब देखिए इसमें एस तो होगा नहीं, क्योंकि थियोफाइलिन तो खुद ही देते हैं अस्थमा में, है ना, तो एस तो होगा नहीं। तो जिसमें एस है ना उसको काट दो, ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा, ठीक है। दोनों तो ऑप्शन कट ही गए, ना तो सी हो सकता ना डी हो सकता। अब इसके दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, हम ए और बी दो पे आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन में ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ना ऑप्शन काट काट के ही हम अच्छे से निकाल सकते हैं, या फिर हमें एक श्योरली अच्छे से आता हो, ठीक है। तो अब या तो इसका पी और आर होगा या फिर पी और क्यू। पी तो होना ही है, मतलब इंडोमिथासिन तो है ही है, ठीक है। जो नसेड्स एनसेड्स जो भी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को। एक साथ में हो जाएगा कोडीन फॉस्फेट, पी और क्यू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पी एंड क्यू आंसर हो जाएगा इसका, कोडीन फॉस्फेट एंड इंडोमिथासिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है। तो इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि आंसर ये नहीं दूसरा होना चाहिए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। मैं ये अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ इनके आंसर्स। तो अगर आप लोगों को किसी में लगता है ना कि आंसर गलत बताया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है 23 नंबर में क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकियल अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, पेप्टिक अल्सर में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो जो एनसेड्स होते हैं, इनका तो साइड इफेक्ट ही क्या होते हैं, पेप्टिक अल्सर करा देते हैं। तो इनमें तो बिल्कुल ही नहीं देना, पी तो गलत है, ठीक है। तो हमें एक अच्छे से आता है, पी में जो है इसमें पेप्टिक अल्सर में इनको नहीं दे सकते। अब बाकी का मान लो नहीं भी पता, तो देखो अब हमारा कैसे आंसर निकलता है। तो इसमें देखो ऑप्शंस देखो कि हमारा पी में तो मतलब पी फॉल्स करना है इन्होंने, तो अब जिसमें पी ट्रू है उसको गलत कर दो, पी को क्या करना है, फॉल्स करना है ना। तो देखिए एक मिनट, देखो इसमें पी ट्रू दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें पी ट्रू है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और इसमें भी पी ट्रू दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। पी का फॉल्स इसी में ही है, तो हमारा ऑप्शन सी ऑटोमेटिक ही सही हो गया। हमें सिर्फ एक ऑप्शन आता था, तो इसमें क्यू आर एस ट्रू है और एक पी जो है वो फॉल्स है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ये होते हैं ये किसके लिए, पेप्टिक अल्सर में तो नहीं देते, ठीक है। बाकी इसमें ब्रोंकियल अस्थमा में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, इनमें देते हैं। तो ठीक है, इसका ये हो जाएगा पी फॉल्स, बाकी के तीनों ट्रू हो जाएंगे। तो पी फॉल्स है, बाकी के तीनों ट्रू हैं, ये है ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चंस। ऑल ऑफ द गिवन 4 ड्रग्स आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। तो इन्होंने क्या, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने 4 ऑप्शंस कौन कौन से, गैलामाइन, सक्सिनाइल कोलिन, डेकामिथोनियम, डी ट्यूबोक्यूरेरिन। अब देखो इन्होंने क्या पूछा, कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट पूछे हुए हैं, ठीक है। सब में जो ऑप्शंस में क्या है, पी क्यू कॉम्पिटिटिव है, क्यू आर कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें इसके सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव पूछा ना, जैसे एक तो नॉन डिपोलराइजिंग होते हैं, ये नॉन डिपोलराइजिंग को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। एक होता है डिपोलराइजिंग होते हैं, डिपोलराइजिंग होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं। तो नॉन डिपोलराइजिंग या कम्पिटिटिव, हमारे इसमें ऑप्शंस में कम्पिटिटिव ही है, हमें कम्पिटिटिव पढ़ना है। तो ये जो डिपोलराइजिंग होते हैं ना, इसमें 2-4 नाम ही है, इसमें 3 ही नाम है डिपोलराइजिंग में। कौन कौन से, सक्सिनाइल कोलिन होते हैं, सक्सामिथोनियम है, डेकामिथोनियम। 3 नाम याद करने हैं, कौन कौन से, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम। अब देखिए जो सक्सिनाइल कोलिन है, सक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम। अब देखिए सक्सिनाइल कोलिन और डेकामिथोनियम में तो हट गए ऑप्शन, क्योंकि हमें क्या कॉम्पिटिटिव छांटने ना। तो ये तो क्या है, ये दोनों क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव और क्या होते हैं, ये डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं।
ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए। कौन कौन से? सक्सिनैल्कोलिन और डेकामिथोनियम। ये क्या है? नॉन डिपोलराइजिंग, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं और डिपोलराइजिंग होते हैं। तो बाकी के दोनों ऑप्शन बच गए। गैलामीन है, ड्यूटेरोक्यूरारिन है, ये क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव और बाकी साथ में क्या बोलते हैं इनको? नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि जो कॉम्पिटिटिव और नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में कौन कौन से आते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? एक तो ट्यूबोक्यूरारिन आता है। ठीक है, और कौन कौन सी है इसमें? एक पेनक्यूरोनियम आता है, पाइपक्यूरोनियम आता है, और इसमें एट्राक्यूरियम कल हमने डिस्कस किया था, सिसएट्राक्यूरियम है, रोक्यूरोनियम, मीवाक्यूरियम, ये सब ड्रग्स आती हैं इनमें ट्यूबोक्यूरारिन के साथ आती हैं। ये सब मतलब कि कॉम्पिटिटिव होती है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं। तो अब हमें समझ आ गया। तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसने कॉम्पिटिटिव पूछे तो गैलामाइन और ट्यूबोक्यूरारिन है। पी और एस क्या है? कॉम्पिटिटिव है। पी और एस कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी में आ रहा है ना, पी एंड एस आर कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब क्वेश्चन इन्होंने कितना बड़ा बना दिया, बंदा देख के ही ना कंफ्यूज हो जाए कि लेकिन ऐसे क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्या था ये? क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड। तो कोलॉजी के अधिकतर क्वेश्चंस कौन से होते हैं? या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, या फिर किसी का कोई इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, ये वो हो गया, और मेनली तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ही होते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत अच्छे से याद करनी होती है। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी सारे क्लासिफिकेशन का कंबाइन करके, तो अभी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ उसमें ना सारा क्लासिफिकेशन एक जगह कंपाइल हो जाएगा। तो इसका हो गया, कौन सा हो गया? पी एंड एस। तो मैंने कौन सा बता दिया? इसका डी बता दिया। ठीक है, पी एंड एस, इसका आंसर डी हो जाएगा। पी और एस क्या? कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। ट्यूबोक्यूरारिन, गैलामीन भी कॉम्पिटिटिव है। एक क्लासिफिकेशन में वैसे ना उसमें लिखा नहीं हुआ गैलामीन, तो गैलामीन क्या है? कॉम्पिटिटिव है, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 के बाद है 25 है। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द हाईली लिपोफिलिक एंटी मलेरियल क्लोरोक्विन इज 15,000 लीटर। 15,000 लीटर है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? क्लोरोक्विन का एंटी मलेरियल ड्रग होती है। 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोरोक्विन। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इसीलिए बता रही हूँ। तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हाई वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोक्विन। तो अब ये इन्होंने देखो क्या कहा है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्लोरोक्विन का। ठीक है, वीडी क्या है? ज़्यादा है इसका। अब देखिए, अब वीडी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनली लगा लो आप। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है तो वीडी कम होता है, वीडी ज़्यादा होता है तो ये कम होती है, तो ये ध्यान रखना है। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है मतलब ड्रग जो होती है वस्कुलर कंपार्टमेंट में होती है। ठीक है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है मतलब, तो इसका मतलब ड्रग क्या है? वस्कुलर कंपार्टमेंट में होती है। मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कम होता है बहुत ज़्यादा है। अब इन्होंने क्या कहा है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? बहुत ज़्यादा है। क्लोरोक्विन का 15,000 लीटर है। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हाई वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शंस देखिए, क्लोरोक्विन हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। अब आप लोग बताइए, हो सकती है हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन? हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑप्शन पहला तो गलत ही हो गया। क्लोरोक्विन अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्लोरोक्विन हाईली कंसंट्रेटेड इन एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू। क्लोरोक्विन अंडरगो ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? जो ड्रग जो होती है वो क्या होती है? एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में कंसंट्रेट होती है। ध्यान रखना है हमेशा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा का मतलब क्या है? ड्रग जो होती है एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें कंसंट्रेट होती है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है, क्लोरोक्विन इज हाईली कंसंट्रेटेड इन एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू दैट इज लीवर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया, समझ आ गया।
नेक्स्ट है देर इज़ ए मार्क्ड डिफरेंस इन इंडोमिथासिन टर्मिनल टी हाफ 120 आवर्स वर्स स्टडी स्टेट हाफ लाइफ जो कितनी है 2 से 3 घंटे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो इसमें इसके ऑप्शंस हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, फर्स्ट पास इफेक्ट है, बिलियरी रिसाइक्लिंग है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। तो इसमें इसका आप लोग देख लेना क्या आंसर होगा। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे इसका ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लगता है कि ऑप्शन डी होना चाहिए, बाकी का मुझे इसमें श्योर नहीं है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर चेक कर लेना, सर्च कर लेना। मुझे इसका समझ नहीं आया है क्या होगा इसका, वैसे इसका ऑप्शन डी लगता है। बाकी का आप लोग बताना अगर आप लोगों को कुछ समझ आए इसका, ठीक है, मुझे बताना इसका क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें बिल्कुल भी श्योर नहीं है मुझे। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, व्हेन द पार्टिकल साइज इज डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन मेथड द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फ्री सेटलिंग। ठीक है, पार्टिकल साइज जो है कैसे सेडिमेंटेशन मेथड से डिटरमाइन कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन मेथड में एंडरसन पीपेट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्री सेटलिंग के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए। तो इसके ऑप्शंस है पार्टिकल साइज शुड बी मोर देन 100 माइक्रोमीटर, सस्पेंशन शुड नॉट हैव मोर देन 30% वेट पर वॉल्यूम कंपोजिशन, और क्या है रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन 0.1 और पार्टिकल मस्ट बी परफेक्टली स्फेरिकल। तो इसमें जो सेटलिंग जो रेट ऑफ सेटलिंग होती है, वैसे तो वो क्या होती है पार्टिकल साइज पे हम स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो पार्टिकल की रेडियस जो होती है उस पर डिपेंड करती है। तो ये भी हो सकता है, वैसे तो पार्टिकल मस्ट बी परफेक्टली स्फेरिकल है ना, ऑप्शन डी हो सकता है। बाकी इसमें भी मेरे को श्योर नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है जिनमें बिल्कुल भी श्योर नहीं है, 26 वाला है, 27 है, तो इनका आप लोग देख लेना। ठीक है, क्या होगा मेरे हिसाब से तो इसका ये परफेक्टली स्फेरिकल होना चाहिए, बाकी का आप लोग इसका देख लेना, मुझे इसमें श्योर नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून इन फॉर्मुलेशन डज नॉट एक्ट वाया। तो ये बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून जो होता है ये क्या होता है ब्लॉकिंग एजेंट है। ये जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, तो देखिए इसको बताते हैं क्या है इसमें। देखो जो एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं इनके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। एक होते हैं सिनर्जिस्टिक होते हैं, सिनर्जिस्टिक मतलब जो ब्लॉकिंग एजेंट के साथ में काम करते हैं। एक होता है चिलेटिंग एजेंट होता है, चिलेटिंग एजेंट में जैसे ईडीटी आता है ना, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ईडीटी आ जाता है चिलेटिंग एजेंट में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लॉकिंग एजेंट, सिनर्जिस्टिक और चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ड्रग के साथ, और सिनर्जिस्टिक जब बता दिया जो ब्लॉकिंग एजेंट के साथ में, तो सिनर्जिस्टिक में जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब टार्टरिक एसिड, ये सब आते हैं। तो ये दो हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक कौन सा है ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, इसमें कौन से आते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट जो एक्वस सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं ना, जैसे कि सोडियम बाइसल्फाइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, इसमें ये आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब कि ये क्या होते हैं ये यूज्ड अप हो जाते हैं रिएक्शन में। और जो ब्लॉकिंग एजेंट क्या काम करते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं ये ब्लॉक करते हैं ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शंस जो होती है ना, चेन रिएक्शंस जो होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं ब्लॉकिंग एजेंट। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो ऑयली फेस के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून है, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, ये आते हैं इसके अंदर, और टोकोफेरोल भी होता है एक। तो ये सब आते हैं किसमें ब्लॉकिंग एजेंट में। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून कौन सा है ये बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑयली फेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसमें डज नॉट एक्ट वाया, तो ये कैसे एक्ट नहीं करता। तब ऑप्शंस देखिए, ब्लॉकिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद हैवी मेटल। तो हैवी मेटल से कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, चिलेटिंग एजेंट बनाते हैं, ना कि ब्लॉकिंग एजेंट।
रिएक्टिंग विद द फॉर्म्ड फ्री रेडिकल, स्क्वेंजिंग द फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ए सी और डी तो सही है इसके। ये जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून है, बाकी का इसका ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हैवी मेटल से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। कॉम्प्लेक्स कौन बनाएंगे? चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं ना वो बनाएंगे, जैसे कौन सा है? EDTA है। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी एक बार पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इस टाइप यही क्वेश्चन था, ऐसा ही था, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये है डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ सीलिंग ऑफ एम्पाउल्स, टेस्टिंग द इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, इवेल्युएशन ऑफ रबर क्लोजर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ द हैपा फिल्टर्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये होता है फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट, ये किसके लिए होता है? टेस्टिंग द इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर के लिए होता है ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। जो फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट होता है किसके लिए होता है? इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फिल्टर की इंटीग्रिटी के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक तो है फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट है और एक कौन सा होता है? बबल पॉइंट टेस्ट होता है। दो टेस्ट होते हैं, याद रखने हैं, फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट और बबल पॉइंट टेस्ट। किसके लिए होते हैं ये? इंटीग्रिटी के, मेम्ब्रेन फिल्टर इंटीग्रिटी के लिए होते हैं। ठीक है, टेस्टिंग द इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर के लिए दो टेस्ट हैं, फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट और बबल पॉइंट टेस्ट। तो नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक बेस इज ए पॉपुलर ऑइंटमेंट बेस बिकॉज इट इज़ हैविंग एक्सीलेंट एस्थेटिक वैल्यू, गुड इमोलिएंट टू स्किन, लो थर्मल कोफिशिएंट रिलेटिंग टू बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैविंग लीस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो इस 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लो थर्मल कोफिशिएंट रिलेटिंग टू बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।